अस्सलामुअलैकुम रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजी बायोडाइवर्सिटी की एक्सप्लेनेशन। बेसिकली सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी। तो बायो का मतलब होता है लिविंग एंड डाइवर्सिटी का मतलब होता है वेराइटी। तो बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिज्म की वेराइटी जो किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में एक टाइम पे मौजूद होती है, हम उसे कहते हैं कि ये उस इलाके की क्या है, बायोडाइवर्सिटी है। आज तक साइंटिस्ट ने 2 मिलियन काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो हैं टोटल डिस्कवर करके क्लासिफाई कर दिए हैं, यानी उन्हें अलग अलग कैटेगरीज में बांट दिया है। ठीक, अभी यहाँ पे जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ था ना, बेसिकली बेटा इसमें यही डेफिनेशन थी और यही एक मेन पॉइंट था एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी हम उन्हें कवर करेंगे, जो चीज़ अननेसेसरी है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से उसे हम इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं करेंगे। एज यू नो इट इज़ ब्रीफली एक्सप्लेन्ड एंड ओनली पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उन पे ज़्यादा टाइम हम देंगे। नेचुरली उन्हीं चीज़ों पे ज़्यादा टाइम देना बनता भी है। देन इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो ये पहले भी एक लॉन्ग क्वेश्चन हुआ करता था, अब भी शायद आ जाए। अब इन्होंने इसको पैराग्राफ की बजाय टॉपिक्स में डिवाइड कर दिया है कि बायोडाइवर्सिटी। अब बायोडाइवर्सिटी में देखें सारे जानदार आते हैं। तो जानदार किन चीज़ों में हमारी हेल्प करते हैं? सबसे पहले तो इकोसिस्टम यानी माहौल की स्टेबिलिटी, बैलेंस मेंटेन करने में। ठीक है, बहुत सारी साइकिल्स अल्लाह की तरफ से चल रही हैं, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, जिनमें कार्बन साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल है, इवन आपकी वाटर साइकिल भी। हर चीज़ जो भी साइकिल चल रही है हमारे इकोसिस्टम में, इकोसिस्टम को मेंटेन रखने के लिए उस साइकिल को बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। तो बायोडाइवर्सिटी वो बैलेंस मेंटेन करने में हमारी हेल्प करती है। उसके अलावा ये हमारे क्लाइमेट को रेगुलेट करने में, ख़ास तौर पे जो हमारे प्लांट्स और एल्गा हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग को रोकते हैं। ठीक है, वो क्लाइमेट बैलेंस के लिए ज़रूरी है। नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं, हमें जाहिर सी बात है जितनी भी जानदार चीज़ें हैं वो हमारे ही काम की हैं। वो या तो हमें फूड प्रोवाइड कर रही हैं या मेडिसिन प्रोवाइड कर रही हैं या एज़ फ्यूल हमारे लिए काम आ रही हैं। जैसे हम दरख्त है, लकड़ी काटते हैं, उससे घर बनाते हैं, उसे जलाते हैं तो ईंधन हासिल करते हैं। ठीक है, पौधों से हम बहुत सारी मेडिसिन लेते हैं, एनिमल से हम बहुत सारी मेडिसिन लेते हैं। तो बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं इसके। इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या हैं कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म पे ही डिपेंडेंट हैं, जिसमें आपकी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री जिसमें आप क्रॉप ग्रो करते हैं, टूरिज़्म इंडस्ट्री, जो इलाका जितना ज़्यादा हरियाली वाला होगा, जितना ज़्यादा खूबसूरत होगा, उधर जितने किस्म के एनिमल्स ज़्यादा पाए जाएंगे, आई एम सॉरी फॉर फॉर्मलिंग, उतने ज़्यादा लोग वहाँ पे घूमने आएंगे। एंड फार्मास्यूटिकल तो आपको पता ही है। ठीक है, मेडिसिन की इंडस्ट्री जो है वो पूरी ही, ऑलमोस्ट पूरी की पूरी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे ही डिपेंडेंट है। देन देयर इज़ क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्लासिफिकेशन होता क्या है। क्लासिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप ऑर्गेनिजम्स को तकसीम करते हैं, यानी जितने भी जानदार हैं उन्हें तकसीम करते हैं ग्रुप्स में, और फिर उन ग्रुप्स में भी आगे मज़ीद कैटेगरीज बनाई जाती हैं जिन्हें हम सब ग्रुप्स कहते हैं। अब ये हम क्लासिफिकेशन किस बेस पे करते हैं? उन ऑर्गेनिज्म में पाई जाने वाली सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस की बेस पे। अभी तक बायोलॉजिस्ट ने 2 मिलियन काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म जो आइडेंटिफाई किए हैं, उनमें से 0.5 जो हैं वो फौना यानी कि प्लांट्स हैं, और सॉरी फ्लोरा यानी कि प्लांट्स हैं, और 1.5 फौना यानी कि एनिमल्स हैं। ठीक है, फौना एंड फ्लोरा की टर्मिनोलॉजी में इसलिए यूज़ करी हूँ कि पहली बुक में ये मौजूद थी, तो ये ना हो कि पेपर में एमसीक्यूज़ इस तरह से आए कि फ्लोरा भाई कितने काइंड के थे तो आप कंफ्यूज हो जाएं। तो दैट इज़ फ्लोरा फ्लावर से याद रखना है 0.5, फौना एनिमल से याद रखना है 1.5 मिलियन। क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन इसी पेज पे, ये थर्ड लास्ट लाइन से स्टार्ट हो रही है। देन एम एंड प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन। बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म को करने का, तकसीम करने का मकसद क्या है, गोल क्या है, हम क्या हासिल करना चाह रहे हैं इस चीज़ से। तो सबसे पहले तो हम उनके दरमियान की सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस जानना चाह रहे हैं ताकि हम उन्हें स्टडी कर सकें। दूसरा, हम उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री जानना चाह रहे हैं कि उनका आपस में क्या ताल्लुक है, कौन सा ऑर्गेनिज्म किस ऑर्गेनिज्म से किस तरह से रिलेटेड है। ठीक है, और अब वो आपको बता रहे हैं इस पैराग्राफ में कि बायोलॉजिस्ट ने ऑर्गेनिज्म को जब ग्रुप और सब ग्रुप्स में तकसीम किया था फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पे पहले ज़माने में, अब उन्होंने ये करना शुरू किया है कि उन्होंने ऑर्गेनिज्म की जेनेटिक्स यानी डीएनए में भी जो डिफरेंसेस या सिमिलैरिटीज़ हैं उनको भी कंसिडर करना शुरू किया है, उनको क्लासीफाई करने के लिए। एडवांटेजेस क्या हैं क्लासिफिकेशन की? तो घुमा फिरा के एक ही बात है बेटा। सबसे पहली एडवांटेज तो ये है कि हमें क्या होगा, उन्हें पढ़ने में आसानी होगी,
उनकी रिलेशनशिप जानने में आसानी होगी, उनकी आपस में हिस्ट्री जानने में आसानी होगी, ठीक है। उन्हें एक दूसरे में कंपेयर कर सकते हैं, उनके इंटर रिलेशनशिप, बार बार वही पॉइंट जो पहले पॉइंट में सब बातें लिखती हैं उसी को रिपीट किया गया है, ठीक है। उसके अलावा क्लासिफिकेशन, क्योंकि तमाम बायोलॉजिस्ट एक कॉमन लैंग्वेज में ही क्लासीफाई किया जाता है ऑर्गेनिज्म को, तो तमाम बायोलॉजिस्ट के लिए कम्युनिकेशन ईजी हो जाएगी जब वो आपस में कम्युनिकेट करेंगे किसी भी ऑर्गेनिज्म को लेकर, तो क्योंकि वो कॉमन लैंग्वेज में उनको क्लासीफाई किया जाएगा तो बायोलॉजिस्ट के लिए उन्हें पढ़ना आसान होगा, ठीक। उसके अलावा न्यू स्पीशीज़ को आइडेंटिफाई करना आसान हो जाएगा, और वो कौन सी प्री एग्जिस्टिंग स्पीशीज़ से आई हैं वो भी हमें जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। देन देयर इज़ टेक्सोनोमिक रैंक्स। तो ऑर्गेनिजम्स को जिन ग्रुप्स में बांटा जाता है ना, उन ग्रुप्स का नाम होता है टेक्सोनोमिक रैंक, या उन्हें टेक्सा भी कहा जाता है। स्वीडिश बॉटनिस्ट था, बॉटनिस्ट वो होते हैं जो पौधों का इल्म जानते हैं, ठीक है, पौधों के बारे में पढ़ते हैं, कार्ल लिनियस। उन्होंने ये टेक्सोनोमिक रैंक का सिस्टम 1735 में दिया था। सबसे पहला रैंक उन्होंने कहा था किंगडम है, देन फाइलम को डिवीजन भी कहा जाता है, फाइलम भी कहा जाता है, देन देयर इज क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशी। और 1977 में इसी रैंक सिस्टम में एक और रैंक ऐड किया गया जिसे कहा गया डोमेन, जो इन सबसे ऊपर रखा गया। तो अब हम देख लें कि डोमेन क्या है। जितने भी ये रैंक्स हैं आपने इनकी डेफिनेशंस लाजमी याद रखनी है। डोमेन क्या है? हाईएस्ट टेक्सोनोमिक रैंक। इसकी बेस पे जितने भी जानदार हैं उनके 3 ग्रुप्स हैं, आर्किया, बैक्टीरिया, यूक्रिया। देन देयर इज किंगडम, तो 2 किंगडम्स हैं हमारे पास, किंगडम यूक्रिया है और उसके अलावा प्रोक्रिया, ठीक है, प्रोक्रियोट्स। प्रोक्रियोट्स में आपके पास आर्किया, बैक्टीरिया दोनों आते हैं। मैं टर्मिनोलॉजी ज़रा एक्सप्लेन कर दूं। प्रोक्रियोट्स वो होते हैं बेटा जिनका डेफिनेट न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है, डीएनए उनमें मौजूद होता है, जेनेटिक मटेरियल मौजूद होता है, लेकिन न्यूक्लियस डेफिनेट नहीं होता, न्यूक्लियस की बाउंड्रीज जो हैं वो डिफाइन नहीं होती, ठीक है, जबकि यूक्रिया में प्रॉपर न्यूक्लियस होता है, ठीक। अब यहाँ पे उन्होंने किंगडम की एग्जांपल दी हुई है कि हमारे पास 4 किंगडम्स हैं, एनिमेलिया, प्लांटी, फंजाई एंड प्रोटेस्टा। सॉरी। फाइलम बेसिकली क्या है? तो अब हमने डिवीजन के हिसाब से अगर देखें तो अगर आप तरतीब से इनके नाम याद रख लेंगे तो डेफिनेशन खुद ही याद हो जाएगी। नाम याद रखने का तरीका है PCOFGS। PCO पुराने ज़माने के फ़ोन बूथ्स को कहा जाता था, ठीक है, तो उधर से PCO याद रखिएगा। PCOFGS। P क्या है? ऐसी किंगडम जिसे सब डिवाइड किया जाता है, ठीक है, इनटू फाइला, रिलेटेड फाइला या डिवीजन, उसे हम क्या कहते हैं? फाइला या डिवीजन। बेसिकली किंगडम की डिवीजन को आप क्या कहते हैं? फाइला। फाइला की डिवीजन को आप कहते हैं क्लास। क्लास की डिवीजन को कहते हैं ऑर्डर। ऑर्डर को जब मज़ीद डिवाइड किया जाता है तो उसे कहते हैं फैमिली। फैमिली को मज़ीद डिवाइड किया जाता है तो उसे कहते हैं जीनस। और जीनस को जब मज़ीद डिवाइड किया जाता है तो हमारे पास आती है स्पीशी। स्पीशी जो है लोएस्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन है, और स्पीशी की डेफिनेशन यहाँ से आती है आपके पास। अ स्पीशी इज़ अ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स, एक जैसे ऑर्गेनिज्म जो एक साथ इंटरब्रीड कर सकें और बच्चे पैदा कर सकें। इंटरब्रीड का मतलब है रिप्रोड्यूस करना, और ऑफस्प्रिंग्स पैदा कर सकें, ठीक है, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स। देखें, जो कुदरती तौर पर अल्लाह ताला ने जानवरों की, इंसानों की, जिस जिस चीज़ की, ठीक है, जिस जिस ऑर्गेनिज्म की जोड़ी बनाकर भेजी है, या जिस जिस ऑर्गेनिज्म को कुदरती तौर पे ये कैपेबिलिटी दी है कि वो डिवाइड कर सकें, खुद को रिप्रोड्यूस कर सकें, उन्हें हम कहेंगे कि वो क्या है? नेचुरल स्पीशीज़ हैं, वो कुदरती तौर पर पाई जाने वाली स्पीशीज़ हैं। लेकिन साइंटिस्ट ने, आपको ये भी पता है कि आर्टिफिशियल ब्रीडिंग के थ्रू बहुत सारी नई स्पीशीज़ भी बनाई हैं, जिनमें आपकी बुक में पहली वाली में एक एग्जाम्पल भी हुआ करती थी कि म्यूल जो है, जिसे आप पोनी भी कहते हैं, खच्चर भी कहते हैं, वो घोड़े और गधे की क्रॉस ब्रीडिंग से बनाया गया है, तो वो इनफर्टाइल है, यानी वो खुद ये कैपेबिलिटी नहीं रखता कि वो मज़ीद रिप्रोड्यूस कर सके, तो वो क्या है? एक आर्टिफिशियल स्पीशी है। जबकि नेचुरल स्पीशी में आपके पास ह्यूमंस आ जाते हैं, फ्लाइज आ जाती हैं, प्लांट्स आ जाती हैं, ठीक है। बुक में 3 ही चीज़ों की क्लासिफिकेशन भी उन्होंने दी है, फ्रूट फ्लाई की, ह्यूमन की और पी की। ये आपने याद करनी है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहले इन सब की डोमेन देखें तो यूक्रिया है। किंगडम देखें तो जितने भी एनिमल्स या फ्लाइज, इंसेक्ट्स वगैरह होंगी वो एनिमेलिया में आएंगी, बाकी पौधे वगैरह प्लांटी में आएंगे, ठीक है। अब फ्रूट फ्लाई की आगे से लेकर चलते हैं डिवीजन, तो दैट इज़ फाइलम क्या है इसकी? ऑर्थोपोडा, क्लास इंसेक्टा, फिर डिप्टेरा, डॉर्सोफिलेडिया, डॉर्सोफिलिया और डॉर्सोफिला मेलानोगेस्टर।
पेपर में ये भी आपको आ सकता है कि फ्रूट फ्लाई का साइंटिफिक नेम लिखें, ह्यूमन का साइंटिफिक नेम लिखें, पी का साइंटिफिक नेम लिखें। तो फिर आप क्या लिखेंगे? ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, ह्यूमन आएगा तो होमोसेपियंस, और पी आएगा तो पाइसम सेटिवम। ठीक है, ह्यूमन के आगे देख लेते हैं क्लासिफिकेशन। तो यूक्रिया, एनिमेलिया, कॉर्डेटा, मैमेलिया, पायरामिड्स, होमिनीडिया, होमो और होमोसेपियंस। पी प्लांट की देखें तो यूक्रिया, प्लांटी, मैग्नोलियोफीटा, मैग्नोलियोप्सीडा, फेबील्स, फेबिसीसी, पाइसम और पाइसम सेटिवम। ठीक है, देन आ जाती है हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले एरिस्टोटल का जिक्र है। एरिस्टोटल ग्रीक फिलोसोफर था, यूनानी फिलोसोफर, जिसने सबसे पहले 2 किंगडम्स आपको दी, 2 ग्रुप्स में एनिमल्स को या जानदारों को बांटा, जिन्हें उसने कहा प्लांट्स एंड एनिमल्स। देन अबू उस्मान उमर अल जहेज आता है। इन्होंने एनिमल्स की 350 स्पीशीज़ के अलग अलग स्पीशीज़ के करेक्टरिस्टिक्स हमें बताए थे, और ज़्यादातर काम इन्होंने किस पे किया था? आंट्स पे किया था, चूंटियों पे। देन इटालियन बॉटनिस्ट आते हैं आंड्रे। उन्होंने प्लांट्स को 15 ग्रुप्स में डिवाइड किया और उन ग्रुप्स को कहा कि ये क्या हैं? जेनरा हैं। देन फ्रेंच बॉटनिस्ट आते हैं टोनी फॉट। उन्होंने आपके पास जो टेक्सा आज मौजूद हैं क्लास और स्पीशी वाले, वो इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए थे। एंड देन स्वीडिश बायोलॉजिस्ट आ जाते हैं कार्ल लिनियस। उन्होंने आपको पूरी टेक्सोनोमिक हायरार्ची, यानी ये जो पूरी ट्री आपके पास आती है 7 टेक्सास आते हैं। डोमेन तो आपको पता है ना, बाद में आया था। तो ये जो 7 टेक्सास हैं वो इन्होंने आपको दिए थे: किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशी। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बेटा। तो बेसिकली सबसे पहले जानदारों को 2 हिस्सों में बांटा गया था, प्लांटी एंड एनिमेलिया। ठीक है, और ये किस बेस पे बांटा गया था? जितने भी ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद प्रिपेयर कर सकते थे कुदरती तौर पे, उन्हें हम ऑटोट्रॉफ कहते थे, और उन्हें उन्होंने डाल दिया किंगडम प्लांटी में। और जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते थे और जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट थे, उन्हें हमने कह दिया कि वो क्या है? एनिमल है। ठीक है, अब इस सिस्टम के हिसाब से जितने भी बैक्टीरिया, आर्टरी और फंजाई थे, ये सारे किस में आ रहे थे? प्लांटी में आ रहे थे। जबकि जब भी आपने आगे काम किया, टेक्सोनमिस्ट ने इस चीज़ पे मज़ीद काम किया, यानी क्लासीफाई करने वालों ने, तो उन्होंने देखा कि जो यूग्लिना जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, इनके अंदर प्लांट लाइक सोर्सेज भी मौजूद हैं, एबिलिटीज़ भी मौजूद हैं, और एनिमल लाइक एबिलिटीज़ भी मौजूद हैं। यानी सुबह के टाइम ये क्लोरोफिल की मदद से वो कर लेते थे, फोटोसिंथेसिस करके खाना बना लेते थे, लेकिन रात को अगर इनको अंधेरे की वजह से खाना तलाश करने में मसला होता था, तो ये क्या करते थे? एनिमल की तरह हेट्रोट्रॉफिक मोड में चले जाते थे। ठीक है, उसके अलावा प्लांट की एक ख़ास खूबी होती है उनकी सेल वॉल। यूग्लिना में सेल वॉल भी नहीं थी। तो फिर क्लासीफाई करने वाले को टेक्सोनोमिस्ट कहते हैं बेसिकली। उनको टेक्सोनोमिस्ट को ये फील हुआ कि ये क्लासिफिकेशन सिस्टम इनकरेक्ट है, क्योंकि ऐसे ऑर्गेनिजम्स को अपनी अलग एक टेक्सा, एक ग्रुप की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, उनके लिए सेपरेट किंगडम होनी चाहिए। ठीक, अब इसी वजह से आया आपके पास 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। 1866 में अर्नस्ट हैकल थे, उन्होंने 3 किंगडम दिया। उसमें उन्होंने क्या किया? जो यूग्लिना जैसे ऑर्गेनिज्म थे उनके लिए एक किंगडम इंट्रोड्यूस करवा दी, प्रोटेस्टा। लेकिन मसला अभी भी था, क्योंकि बैक्टीरिया और आर्काई को भी प्रोटेस्टा में ही रख दिया गया। ठीक है, और फंजाई को अभी भी किंगडम प्लांटी में ही रखा जा रहा था, जबकि फंजाई प्लांट्स की तरह नहीं था। सबसे पहले तो वो ऑटोट्रॉफ नहीं था, वो अपना खाना अब्जॉर्ब करता था। ठीक है, जज्ब करता था। दूसरा, उसके अंदर सेल वॉल ज़रूर मौजूद थी, लेकिन सेल वॉल काइटिन की थी, सेलुलोज की नहीं थी। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम थी सबसे पहले तो टेक्सोनमिस्ट ने इस सिस्टम को भी रद्द कर दिया कि ये सिस्टम भी पूरी दुनिया में इम्प्लीमेंटेशन के काबिल नहीं है, इसमें भी गड़बड़ है। देन आया आपके पास 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो पहले ई चटान ने आपको दिया था, उसके बाद रॉबर्ट विटेकर ने इसको मज़ीद बेहतर बनाया था। ठीक, इसने सबसे पहले तो ध्यान दिया प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के ऊपर। ठीक, उस बेस पे इसने ऑर्गेनिजम्स को बांटा। प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरिया रखे और यूकैरियोट्स में प्रोटेस्टा, फंजाई, एनिमल और प्लांट रखे। ठीक, अब ये सिस्टम किन 2 चीज़ों पे बेस्ड था? सबसे पहले तो उनकी ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कि वो प्रोकैरियोट्स हैं
या यूक्रियोट्स हैं, और यूक्रियोट्स में भी दो टाइप थी, यूनिसेलुलर यानी एक सेल वाले, या मल्टी सेलुलर यानी बहुत सारे सेल्स पर मुश्तमिल। दूसरा उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, ऑब्जॉर्प्शन करते हैं, या इंजेशन करते हैं यानी खाना निगलते हैं। अब ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के हिसाब से मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया में बांटा गया। 88 में मार्गलस और स्वॉश ने इसको मॉडिफाई किया विटेकर के ही क्लासिफिकेशन सिस्टम को, और उन्होंने इसमें जेनेटिक्स भी इंक्लूड करना शुरू कर दी। ठीक है, बस इतना सा डिफरेंस आया था। ठीक, उसने मोड ऑफ न्यूट्रिशन और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन देखी थी, इन्होंने उसमें जेनेटिक्स को भी कंसिडर करना शुरू किया। देन देयर इज 3 डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम। वैसे तो इसे बुक में ऊपर होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि टाइमिंग वाइज ये बाद में हुआ था काम, तो इसलिए ये नीचे है। ठीक है, 77 में कार्ल वॉइस ने एक टेक्सॉन डोमेन के नाम से ऐड किया किंगडम के ऊपर। ठीक है, 3 उसने आपको क्लासिफिकेशन दी ऑर्गेनिजम्स की, कि उनमें आर्किया है, बैक्टीरिया है और यूक्रिया है। इस डिवीजन में बेसिकली प्रोकैरियोट्स को 2 हिस्सों में बांट दिया गया था, आर्किया और बैक्टीरिया, जबकि यूकैरियोट्स को एक सिंगल डोमेन में रखा गया था, यूक्रिया। ठीक है, डिफरेंस क्या था आर्किया उसमें बैक्टीरिया में थोड़ा थोड़ा बेसिकली डिफरेंस था, इसलिए उनको 2 अलग अलग डोमेन्स में रखा गया, जबकि यूक्रिया में जितने भी मौजूद थे उनमें सिमिलैरिटीज़ ज़्यादा थी, डिफरेंसेस कम थे। और सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस की बेस पे मज़ीद आपको पता है उनके आगे से 4 क्लासिफिकेशंस हैं, प्रोटेस्टा है, एनिमिलिया है, प्लांटी है और फंजाई है। नीचे अब हम देख लेते हैं किसी तरह का 2 किंगडम, 3 किंगडम, 5 किंगडम और 3 डोमेन का उन्होंने क्लासिफिकेशन का आपको डायग्राम कह लें या फिगर की फॉर्म में भी समझाया है। आई एम सॉरी, मैं रात के इस पहर बैठ के वीडियो बना रही हूँ, उसके बावजूद बाहर से ट्रैफिक का भी आपको शोर आ रहा होगा, और क्योंकि ठंड बहुत है और सिर्फ इसलिए कि इधर खामोशी होती है थोड़ी बनिस्बत बाकी एरियाज़ के, तो मैं इधर बैठ के बना रही हूँ, तो इस वजह से शायद मैं थोड़ा सा फंबल भी कर रही हूँ। तो अगर आपको कोई भी चीज़ समझ ना आई हो या आप कुछ सवाल पूछना चाहते हो, तो प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट एंड आस्क। ठीक है, उसके अलावा अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं, आपने वीडियो देख ली है पूरी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको नहीं पता होता कि कौन सी चीज़ कब किसके काम आ जाए। ठीक है, और बोर्ड में अगर कोई एक बच्चा भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा लेता है और उसके मार्क्स आ जाते हैं, इसमें से कोई चीज़ सुनी हुई उसको याद रह जाती है, पढ़ी हुई याद रह जाती है, तो ये एक सदका जारिया ही होगा। तो बाकी आप सबका बहुत शुक्रिया यहाँ तक देखने का वीडियो। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि कॉन्टीन्यूसली लाती रहूँ, और कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट टाइम थोड़ा कम फंबल करें हम। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर।